चलिए अभी जो नाइट्रेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नाइट्रेटिंग एजेंट्स हम लोगों ने सारे देख लिए थे ना। नाइट्रेटिंग एजेंट्स में कौन से थे? इट वाज दैट नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। फिर HNO3 अकेला भी हो सकता है, फिर HNO3 के साथ यदि किसको मिला दें HbF4 या HClO4। फिर क्या भी हो सकता है? दैट वाज सॉल्ट नाइट्रेशन ना, NO2 पॉजिटिव BA4 नेगेटिव या ClO4 नेगेटिव। या फिर देखा था हमने दैट एसिटाइल नाइट्रेट, या देखा था हमने दैट N2O5। ठीक है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन जो ये क्या? दिस इज टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म भी हम देख चुके हैं। ठीक है। तो अब डायरेक्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे बेंजीन है, इस पर यदि हम HNO3 H2SO4 डालते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर रखेंगे हम 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो बेंजीन पर से H हटकर NO2 लग जाएगा, मैकेनिज्म पता ही अपने को। अब क्या होता है, एक NO2 के बाद यदि हमको दूसरा NO2 और लाना है, तो ये NO2 कैसा होता है? दैट इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है ना। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है। तो अगला NO2 जब हम लाएंगे यहाँ पर तो कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे अगला NO2 तब आएगा जब क्या होगा, हम यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस को थोड़ा और ज़्यादा विगरस बनाएंगे। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पर रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ जाएगा। समझ आ गई बात? यदि टेम्परेचर और बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी? हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? तो हम बोलते हैं यहाँ पर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी, जो NO2 के आने की वजह से बढ़ गई थी। समझ आ गई बात? और NO2 ग्रुप होता कैसा? दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो कौन सी चीज है? अगला NO2 जो पहले वाले NO2 के कहाँ पर आ जाएगा? मेटा पोजीशन पर आ जाता है। समझ आ गई बात? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में HNO3 H2SO4 से NO2 पॉजिटिव बनकर बेंजीन पर NO2 ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, बना उससे नाइट्रोबेंजीन। अब इन्हीं कंडीशंस में हमने क्या किया? यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कौन सी वाली चीज हो जाती है? हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक NO2 और आ जाएगा। कहाँ पर? पहले वाले NO2 की मेटा पोजीशन पर। ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? दिस इज मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? अब यदि हमको थर्ड वाला NO2 लाना है तो क्या हो जाएगा? दोनों ही जैसे थे, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। तो थर्ड वाला NO2 आना कहाँ पर है? दोनों की मेटा पोजीशन पर। तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बट यहाँ पर समस्या क्या है कि 2 NO2 के आने की वजह से क्या हो जाता है? रिंग इज फर्दर डीएक्टिवेटेड। समझ आई बात? ये 2 NO2 के एक दूसरे या एक बेंजीन पर आ जाने से कौन सी चीज हो जाती है? तो हम बोलेंगे रिंग का फर्दर डीएक्टिवेशन हो जाता है। इसलिए अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? और ही ज्यादा मुश्किल होता है। समझ आ गई बात? तो कौन सी वाली चीज होती है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? थर्ड वाला NO2 जब लाना है हमको तो हमको कंडीशंस और विगरस करनी पड़ेंगी। बट ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या होता है? दैट इज एन एक्सप्लोजिव। मतलब यहाँ पर आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने के रिस्क नहीं ले सकते। समझ आ गई बात? हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब जो कंडीशन चेंज होती है वो कौन से लेंगे? दैट इज फ्यूमिंग HNO3 डाल देते हैं हम किसके साथ? दैट इज विद H2SO4। आया समझ में? जब क्या हो जाएगा, हमको ये थर्ड वाले नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे एंट्री दिलवानी है। तो थर्ड वाला नाइट्रो ग्रुप जो होगा ये कब एंटर करेगा? तो हम बोलेंगे जो हम क्या ले लेते हैं? दैट इज फ्यूमिंग HNO3 ले लेते हैं। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से कौन सी चीज हमको देखने को मिलती है कि ट्राई नाइट्रेशन करवाते समय ये वाला जो स्टेप था थर्ड वाले NO2 का इंट्रोडक्शन ये करवाया जाता है विद व्हाट? दैट फ्यूमिंग HNO3 एंड H2SO4 rather than raising temperature। समझ आ गई बात? ये रीजन भी समझ आ गया क्योंकि ट्राइनाइट्रोबेंजीन जो था ये क्या था? दैट वाज एक्सप्लोसिव इन नेचर। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे ना ये हम फिनॉल और एनिलीन पर पैरेलल देखते जाएंगे, क्योंकि बाकी सारी जगह पर तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी या तो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसके रेफरेंस में ऑर्थोपैरा पर या मेटा पर हो जाएंगी। मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर कोई स्पेशलिटी नहीं होती। ठीक है। लेकिन ये जो फिनॉल है और एनिलीन है, फिनॉल और एनिलीन में क्या होता है? तो हम बोलेंगे इनका OH NH2 ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन के रिजल्ट्स जो होते हैं इनमें हमको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सारी ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम फिनॉल और एनिलीन इनके रेफरेंस में यहीं पर अलग से पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम, जब फिनॉल का नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या बोला था अपन ने, OH या NH2 ग्रुप जो है इनको जब बेंजीन पर लगाते हैं तो ये वाले ग्रुप्स कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ध्यान है, ये वाले ग्रुप्स कैसे, दीज आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इनके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इनके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से ये रिंग्स जो होती हैं ये ऑक्सीडेशन सेंसिटिव भी हो जाती हैं। और नाइट्रेशन में जो हम रिएजेंट लेते हैं ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फिनॉल और एनिलीन इनका नाइट्रेशन जो होता है दिस इज अकम्पनीड विद देयर ऑक्सीडेशन एज वेल। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रेशन प्रोडक्ट की यील्ड कम होती है। आई के बात समझ में ना, तो OH और NH2 ग्रुप क्या बोले हमने, दीज आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, बेंजीन जो होती है ये कैसी बन जाती है, दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन सेंसिटिव। ठीक है, और जो नाइट्रेटिंग एजेंट हम लेते हैं, ये नाइट्रेटिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है साथ में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रेशन के पैरेलल ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चलेगा, जिस वजह से नाइट्रेशन प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है। समझ आ गई बात ये? अब हम कौन सी चीज देखेंगे यहाँ, जब फिनॉल का हम क्या करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बताया था मैंने आपको कि एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम्स में सिर्फ HNO3 से भी नाइट्रेशन करवा सकते हैं। तो कौन सी चीज है, डाइल्यूट HNO3 से जब फिनॉल का नाइट्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे OH की ऑर्थो पर और OH की पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, फिर NO2 ग्रुप। समझ आ गई बात ये? क्या बोला हमने यहाँ पर, OH की ऑर्थो एंड OH की पैरा पोजीशन, इस पर क्या आ गया, यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाता है। समझ आ गई बात ये? OH की ऑर्थो एंड OH की पैरा पर क्या आ गया, इट इज NO2 ग्रुप आ गया along with what that ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो मिक्सचर होता है इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, दिस इज बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसे वाले सब्सटेंसेस जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं और वाटर इंसोल्यूबल होते हैं उनका सेपरेशन इस टेक्निक से हम कर सकते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इंसोल्यूबल। ठीक है, तो हमको जब क्या करना था, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इनके मिक्सचर को एक दूसरे से अलग अलग करना था, है ना। ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को जब एक दूसरे से अलग अलग करना था तो कौन सी चीज हुई यहाँ पर, हमने बोला हमने क्या टेक्निक यूज की, दैट वी कॉल दैट स्टीम डिस्टिलेशन। समझ आ गई बात ये? हालांकि क्या बोला अपन ने, नाइट्रो प्रोडक्ट की यील्ड यहाँ कम ही होती है। क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पर, फिनॉल पर जब क्या डालोगे आप, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की ज्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पॉलीनाइट्रेशन हो जाता है ना। OH वाली रिंग कैसी थी, हाईली एक्टिवेटेड तो थी, अब क्या यहाँ पर NO2 पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर था, इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर पॉलीनाइट्रेशन अलॉन्ग विद व्हाट दैट ऑक्सीडेशन, और इससे फॉर्मेशन हो जाता है फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड व्हाट दैट पिक्रिक एसिड। आया समझ में? तो कौन सी चीज बोली हमने, फिनॉल का जब क्या करवाया जाता है, नाइट्रेशन करवाया जाता है तो फिनॉल के नाइट्रेशन पर क्या हो जाता है, यहाँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज व्हाट, सो दिस वी कॉल दैट पिक्रिक एसिड। आगे समझ में बराबर अच्छे से, है ना। अब क्या बोले हमने, पिक्रिक एसिड की यील्ड यहाँ कम रहेगी अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट दैट ऑक्सीडेशन ओनली, है ना। पिक्रिक एसिड जो होता है ये येलो कलर का सॉलिड होता है, पिक्रिक एसिड इज व्हाट, हम बोलते हैं येलो कलर का सॉलिड रहेगा। क्लियर है? तो डाइल्यूट HNO3 से ऑर्थो प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ पिक्रिक एसिड दोनों ही जगह नाइट्रेशन प्रोडक्ट की यील्ड कम है बिकॉज ऑफ पैरेलल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है?
ऐसे ही अब हम क्या करें, दैट इज एनिलीन का नाइट्रेशन। तो एनिलीन का नाइट्रेशन जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हम करते हैं 288 केल्विन पर। ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है और इसी पर बेस्ड है ना। इसमें आईआईटी 2018 में है ना क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। ठीक है, तो कौन सी चीज है, ये वाला डेटा एनसीईआरटी का है ना। हालांकि फॉरेन ऑथर्स बुक्स जो हैं उनसे ये मैच नहीं करता है ना, क्योंकि नाइट्रेटिक मिक्सचर एनिलीन में डालते हैं। ठीक है, तो आईएल फिनार हम ले लें, चाहे हम कैरे सुंडबर्ग ले लें, ठीक है, मॉरिसन बॉयड, सभी बुक्स में नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ क्या लिखा हुआ है, दैट इज दिस मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट फेज में ही, उसमें भी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था वो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट ही बनाया हुआ था। ठीक है, बट ये जो डेटा लिखा हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। समझा गई बात है। और इसी डेटा पर बेस्ड 2018 में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसलिए इसको अपन इस तरीके से लिख ले रहे हैं, बट इसको आप अलग से लिख लेना जैसे मैं बता रहा हूँ ना। तो क्या है यहाँ पर HNO3H2SO4 एंड 288 केल्विन टेम्परेचर, इस पर क्या हो जाता है, हम बोलते हैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा, इन तीनों का मिक्सचर मिल जाता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट की यूज सबसे ज्यादा होती है दैट इज 51%, मेटा प्रोडक्ट 47%, which was unexpected but is obtained in quite high yield, और ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर सबसे कम मिलता है दैट इज 2%। ये किसके उसमें परसेंटेजेस है, दैट इज जितना नाइट्रेशन हुआ उसके प्रोपोर्शन के परसेंटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी चीज होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एनिलीन को ऑक्सीडेशन तो होनी है। ऑक्सीडेशन के अलावा जो नाइट्रेशन हुआ उस नाइट्रेशन में इन प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शन हैं। आए ना समझ में। तो अब कौन सी चीज हम बोलते हैं, एनिलीन का नाइट्रेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा क्या होता है, हम बोलते हैं HNO3H2SO4 288 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट 51%, मेटा प्रोडक्ट 47% एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज 2%। क्लियर है ना। अब यहाँ मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है ये हम समझें, तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। एनिलीन क्या होती है बेसिक इन नेचर, और HNO3H2SO4 क्या है, एसिड है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4। तो H2SO4 क्या करता है, एनिलीन को प्रोटोनेट करता है, क्या बनाएगा ये, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन किस में है, HNO3H2SO4 ये क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। एनिलीन क्या होती है, बेसिक इन नेचर, तो एनिलीन के प्रोटोनेशन से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एनिलीनियम आयन का। एनिलीन के प्रोटोनेशन से क्या बना, एनिलीनियम आयन बना। ठीक है, और एनिलीनियम आयन में कौन सी चीज है, NH3 पॉजिटिव जो होगा वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। समझ आ गई बात ये, NH3 पॉजिटिव इज व्हाट, तो वी से इट इज मेटा डायरेक्टिंग एज वेल। तो क्या हो जाएगा, एनिलीन और एनिलीनियम आयन की इक्विलिब्रियम में ना रिएक्शन एनिलीन पर भी होती है और एनिलीनियम आयन पर भी होती है। एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव क्या करता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये क्यों होता है, दिस वी डू नॉट नो। ठीक है, तो पैरा पर भी होगा, बट ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर काफी कम मिलता है। समझ आ गई बात ये। तो मेटा प्रोडक्ट के बनने की वजह क्या है, एनिलीन का प्रोटोनेशन टू फॉर्म व्हाट, NH3 पॉजिटिव विच इज व्हाट, अ मेटा डायरेक्टर। आगे समझ में। बट इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा वाला मिला, दैट इज पैरा प्रोडक्ट। क्लियर है। इसके बाद फिर कौन सी चीज है, क्या बोलते हैं अपन, HNO3H2SO4 में एक्चुअली तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा हमको, दैट मेटा प्रोडक्ट एंड दैट इज ऑफ कॉमन सेंस ओनली। कौन सी चीज है यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव बन गया, और NH3 पॉजिटिव क्या होता है, दैट इज मेटा ओरिएंटिंग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर मेजर जो मेटा प्रोडक्ट मिलता है, इसमें आईएल में भी लिखा है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन यदि आपको बनाना है तो एनिलीन का ट्रीटमेंट हम करेंगे किससे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। समझ आ गई बात ये। एक्चुअली इस रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट ये है, ये अपन एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहे हैं, रिपीटेडली बोल रहा हूँ मैं। समझ आ गई बात ये। अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एनिलीन का जैसे यदि हमको क्या करवाना है, मोनोनाइट्रेशन सक्सेसफुली करवाना है कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पर, और ऑक्सीडेशन को यदि हमको अवॉइड करना है। ठीक है, क्या चाहते हैं हम कि एनिलीन क्या हो जाए, नाइट्रेट हो जाए कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर, और क्या हो जाए एनिलीन में ऑक्सीडेशन भी ना हो। समझ आ रही बात ये। और एनिलीन में ऑक्सीडेशन भी ना हो, है ना, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, ठीक, तो इसके लिए हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एनिलीन जो है इसका
ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम बोलेंगे एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। एनिलीन की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, दैट इज विद दिस एसिटाइल क्लोराइड और इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिड डेरिवेटिव्स हैं जिन पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कौन सी चीज होगी, ये एनिलीन में NH2 इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, CH3COCl पर, या फिर कहाँ पर, इधर एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3CO वाले C पर, क्योंकि ये वाला कार्बन के साथ दिस वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ आ गई बात ये। तो कौन सी चीज होगी, एनिलीन में से नाइट्रोजन पर था हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या हटेगा Cl, या यहाँ से क्या हटेगा CH3COO नेगेटिव, तो हटता क्या है यहाँ पर HCl और इट इज व्हाट बाय एसिटिक एसिड। ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ N पर से H हटकर क्या जुड़ जाएगा COCH3, है ना। नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन हटा और जुड़ क्या गया COCH3 जुड़ गया। समझ आ गई बात ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल एसिटानिलाइड। ये जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड क्या कहलाता है, दैट इज एसिटानिलाइड। समझ आ गया। अब एसिटानिलाइड जो होता है इस पर क्या डाला है अपने, दिस डाइल्यूट HNO3। एसिटानिलाइड पर क्या डाला है हमने, डाइल्यूट HNO3। क्या हुआ यहाँ पर, हमने बोला अभी एनिलीन में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा था, बेंजीन को काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट कर दे रहा था। बट एसिटानिलाइड के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है और साथ ही साथ ही C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में होता है। और ऐसा यदि होगा तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे अभी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा पर उतने अच्छे से नहीं देगा जितने अच्छे से कौन दे रहा था, प्लेन NH2 दे रहा था। समझ आ गई बात है, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में यहाँ भी है और C डबल बॉन्ड O की तरफ भी है। समझ आ गई बात है। और ऐसा यदि होगा हम बोलेंगे बेंजीन को ये एक्टिवेट करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होता है, लेकिन ये क्या नहीं रहेगा, NH2 जितना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं, और ये बेंजीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव नहीं रहने देता। समझ आ गई बात ये। हम बोलेंगे भी क्या है, दिस इज स्टिल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट मच लेस एक्टिवेटिंग देन NH2। इस वजह से अपने क्या भी नहीं होती, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव भी नहीं होती। समझ आ गई बात ये। तो इससे हमको क्या फायदा हो गया, हमने बोला हमने अब ऑक्सीडाइज होने से इसको बचा लिया, ठीक है। अब क्या है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या हो जाएगा HNO3 एज नाइट्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं अपन पिछले वाले सेक्शन में। तो HNO3 क्या करेगा यहाँ पर नाइट्रेशन, तो ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, दैट इज NO2 ग्रुप आ जाता है। दिस ग्रुप वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इस पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो NO2 एक बार ऑर्थो पर आ गया और एक बार पैरा पोजीशन पर आ जाता है। समझ आ गई बात ये। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पर एसिटानिलाइड, ये कंपाउंड भी कैसा है, हम बोलेंगे CH3CONH, मतलब ये अमाइड है, और अमाइड मतलब क्या है, एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फिर से न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने यहाँ देखी थी। हमारा एम क्या था यहाँ पर, एसिटानिलाइड पर रिएक्शन करना नहीं, इट वाज एनिलीन, लेकिन एनिलीन पर समस्या क्या थी, ऑक्सीडेशन वाली। समझ आ गई बात ये। तो हमने एनिलीन को एसिटानिलाइड में बदला, क्या करवाया, उसका नाइट्रेशन करवाया, बट हमको क्या करना पड़ेगा, एनिलीन को रीजेनरेट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात ये। तो एनिलीन का रीजेनरेशन करने के लिए क्या बोल रहे हैं अपन, इसका हम क्या करवा लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं एसिटानिलाइड का। क्या बोला इसमें अपन ने, अमाइड लिंकेज है, मतलब यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, CH3CO वाले C पर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से बॉन्ड कौन सा टूटा, कार्बन नाइट्रोजन, N से नेगेटिव चार्ज आया, इस पर कौन चला जाएगा, वाटर का H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, NH2 बन गया।
और CH3CO पर कौन रह गया, वाटर का OH, तो ये क्या बन गया, CH3COOH। समझ आ गई बात ये। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं कि ऑक्सो एंड पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड इनके मिक्सचर का जब क्या करवाया गया, हाइड्रोलिसिस करवाया गया, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किसका, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन अलोंग विद व्हाट, दैट एसिटिक एसिड। समझ आ गई बात ये। इस तरीके से हम क्या करवा पाए, NH2 को तो रीजनरेट करवा लिया हमने, और इस बार हम बिना ऑक्सीडाइज, एनिलीन को बिना ऑक्सीडाइज होने दिए क्या करवा पाए, हम नाइट्रेशन भी करवा पाए। आगे समझ में है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि व्हाई एनिलीन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बिफोर सब्जेक्टिंग इट टू नाइट्रेशन। क्या लिखेंगे हम, एनिलीन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, aniline needs to be protected before subjecting it to, aniline needs to be protected before subjecting it to nitration. Aniline needs to be protected before subjecting it to nitration. Aniline needs to be protected before subjecting it to nitration to prevent it from oxidation. This is done for what? So we say this is done for preventing oxidation. समझ आ गई बात ये। तो ये क्या था दोस्तों, सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन जिसका एप्लीकेशन हमने किसके ऊपर भी कर लिया, दैट इज ओवर फिनॉल एंड एनिलीन। क्लियर है। सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ना क्या करना है, हमको रिएक्शन नहीं देखनी। फिनॉल और एनिलीन में क्या होता है, कुछ स्पेशलिटी होती है, सिर्फ वहीं पर हमको रिएक्शन वाली देखनी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक।